हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर.के. साइंस कोचिंग पर। दोस्तों, आज मैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को लेकर के आया हूं। और आप तो जानते ही हैं कि कई दिनों से हमारा संविधान का एक लगातार सेशन चल रहा है। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं यह बताने वाला हूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तक के संपूर्ण संशोधनों के साथ कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि जितना विस्तार से मैं नागरिकता को बताया हूं, वो आपको इतना विस्तार से YouTube पर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा है। हर वीडियो में संविधान निर्माण के समय भारत की नागरिकता कैसे मिलेगा, किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत जो प्रावधान 26 जनवरी 1950 के संविधान में जो किया गया था, बस उतनी ही बातों को बताया जाता है, जो कि वर्तमान समय में नागरिकता प्राप्त करने के जो शर्तें हैं उससे काफी भिन्न है, काफी बदल चुका है। और वर्तमान समय में नागरिकता प्राप्त करने के और नागरिकता समाप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, इनको संपूर्ण तरीके से तभी समझा जा सकता है जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तक के संपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाए। दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहे। और मैं पुराने वीडियो में नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसको मूल संविधान से लेकर और 1955 से लेकर 2019 तक जो संशोधन हुए हैं, उस संशोधनों के द्वारा जो प्रावधान किया गया है, उन तमाम चीजों को मैं बताया हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य उस वीडियो को देखें। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त हो सकती है। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जिस तरह से नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए, उसी तरीके से नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके बताए गए हैं। और वो 3 तरीके हैं: अपने इच्छा से यदि कोई नागरिकता को त्याग करे, दूसरा तरीका है बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा तरीका है दोस्तों नागरिकता से वंचित करके। और ये सभी कार्य भारत सरकार कर सकती है। इसमें जो पहला नियम है, जो अपने स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करना। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग सकता है, लेकिन शर्त है। शर्त यह है कि वो अपने नागरिकता को त्यागने संबंधी जो आवेदन देंगे, वह आवेदन युद्ध के समय न दिया गया हो। यदि भारत किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, वैसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता समाप्त करने के लिए आवेदन देता है, तो भारत सरकार उसके आवेदन को लंबित रख सकता है। और दोस्तों, दूसरा शर्त यह है कि नागरिकता तभी समाप्त करने का अर्जी सरकार स्वीकार करेगा जब वह व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो। तो यह तो हो गया अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा से भारत की नागरिकता समाप्त करना चाहे, तब ऐसा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि युद्ध नहीं चल रहा है और कोई व्यक्ति आवेदन दे दिया, तो समझिए उसका नागरिकता समाप्त हो गया। और उसका ही नहीं, उसके नाबालिग बच्चे का भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। उसके नाबालिग बच्चे को भी नागरिकता नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वह बच्चा बालिग होने के बाद नागरिकता प्राप्त करना चाहे,
तो उसे पंजीकरण के द्वारा मिल सकता है, पंजीकरण के शर्तों के द्वारा मिल सकता है। और दोस्तों, दूसरा तरीका है बर्खास्तगी के द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त होना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं बर्खास्तगी के द्वारा भारत की नागरिकता को समाप्त होना। लेकिन दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता रहते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया और भारत में विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड ले लिया तो उसका नागरिकता रहेगा। यह प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बाद से किया गया है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और दोस्तों, तीसरा तरीका है वंचित करके। यदि कोई व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो भारत सरकार उसके नागरिकता को समाप्त कर सकता है, उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है। और क्या क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से भारत का नागरिकता ले लिया हो, छल से, कपट से, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, ऐसी स्थिति में भारत सरकार उसके नागरिकता को समाप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति संविधान के प्रति अनादर का भावना किया हो, संविधान के भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो, संवैधानिक संस्था और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रध्वज का अपमान किया हो, ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि कोई नागरिक राष्ट्र विरोधी कार्य किया हो, युद्ध के समय दुश्मन देशों को सहायता पहुंचाया हो या भारतीय गुप्त बातों को दुश्मन देशों तक पहुंचाया हो, ऐसे भारतीय नागरिकों का नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, पंजीकरण और प्राकृतिक तरीके से जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो यदि 5 वर्ष के अंदर, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी भी देश में 2 वर्ष का सजा मिला हो तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 वर्षों तक रह रहा है, 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा है, बिना भारत सरकार के परमिशन के, बिना भारत सरकार के नॉलेज में दिए हुए, ऐसी स्थिति में उस नागरिक का नागरिकता समाप्त हो सकता है दोस्तों। तो ये जो 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हमारे देश में जो नागरिकता अपनाया गया है वो एकल नागरिकता को अपनाया गया है। और एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत इंग्लैंड के संविधान से लिया है। इसका भी वर्णन हम लोगों ने कई बार किया है और एक वीडियो आप देखेंगे हमारे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत यानी दुनिया के संविधान से लिए गए अच्छे अच्छे चीजों का समावेश जो हम अपने भारत के संविधान में किए हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एकल नागरिकता को हम लोगों ने इंग्लैंड के संविधान से लिया है दोस्तों। जबकि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो दोहरी नागरिकता को अपनाया है। भारत राज्यों का संघ है, भारत में द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम करती है, लेकिन फिर भी नागरिकता एक ही है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में आप देखेंगे वहां दोहरी नागरिकता है, वहां देश की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है।
जबकि भारत में राज्य की नागरिकता नहीं होती है, भारत में भारत की नागरिकता होती है। कुछ महीने को छोड़कर सभी महीनों में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति किसी राज्य में जन्मा हो और किसी राज्य में जाकर के निवास कर लिया हो। लेकिन दोस्तों, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा भावना हमारे देश में किया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ अपवादें भी है। कहने के लिए तो हम कहते हैं जो सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन कुछ अपवाद भी है और हम उस अपवाद का भी चर्चा करेंगे। और अपवाद जो है उसको समझने के लिए हमें अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 को समझना होगा। और आप लोगों को कई बार बताया हूं, मैंने भारत के नागरिक को मिलने वाले अधिकार और भारत के नागरिक को नहीं मिलने वाले अधिकार की जब बात कर रहा था, तब भी मैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 की बात किया था और आज भी थोड़ा करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में, यानी कि रोजगार के अवसर प्रदान करने में भारत में किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, मूल वंश के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय संसद को यह भी अधिकार है कि किसी राज्य में किसी विशेष सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसे विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। और दोस्तों, ऐसा भारतीय सरकार किया भी है। सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 के तहत आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं त्रिपुरा में गैर राजपत्रित पदों पर वहां के मूल निवासी होना अनिवार्य किया गया था। लेकिन दोस्तों, 1974 में इसे समाप्त कर दिया गया और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में अभी भी वर्तमान में ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जिसके भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए या जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए, उसके संपत्ति के रक्षा के लिए कुछ जनजातीय क्षेत्रों में अन्य लोगों के प्रवेश को वर्जित भी किया गया है। तो इस तरह की बातें हैं। अनुच्छेद 15 देखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 15 में भी धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने की बात नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, राज्यों में एक विशेष समुदाय के लिए विशेष प्रावधान करने की बात की गई है और इसी के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण, लोकसभा, राज्यसभा में अनुसूचित, लोकसभा और राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान निर्धारित करना, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को आरक्षण दिया गया है। यह जो है सो समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 19 में जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, अबाध रूप से घूमने, निवास करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत के हर नागरिक संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कोई रोजगार अपना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के सभ्यता, संस्कृति, संपत्ति को बचाने के लिए अबाध रूप से घूमने
और प्रवेश करने पर रोक लगाया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दोस्तों, एकल नागरिकता तो है लेकिन कुछ अपवादें भी हैं, तो अपवाद को भी जानना चाहिए। और दोस्तों हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि हम लोग बात तो यह करते हैं कि जो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे उसका भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन कुछ आधार ऐसे हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भी भारत की नागरिकता बची रहेगी। और उसके लिए दोस्तों सबसे पहले 2000 ईस्वी में एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया और वह कमेटी अपनी सिफारिश जनवरी 2002 में सौंपी और उस सिफारिश के अनुसार दोस्तों 2003 ईस्वी में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। और यह विदेशी भारतीय नागरिकता सभी देशों के लिए नहीं, मात्र 16 देशों के लिए किया गया कि यदि 16 देश में भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो भारत की नागरिकता मिलेगा। लेकिन भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत में ही रह रहे हैं, किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं है, उनके तरह अधिकार नहीं मिलेगा, कुछ संशोधित करके अधिकार मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि उनको अधिकार क्या मिला हुआ है, ये सभी बात करेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि 16 देशों के जो नागरिकता प्राप्त था उनको विदेशी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। 2005 में दोस्तों ये 16 ही नहीं सभी देशों के लिए किया गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके यदि अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है तो उसे भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जाएगा। PIO इसे कहते हैं, उसे मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे ये जो PIO कार्ड स्कीम था, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के जो योजना चलाए गए थे, ये 19/8/2002 से लागू हुआ। जबकि OCI यानी कि विदेशी भारतीय नागरिकता होल्डर्स करके एक योजना चलाया गया, ये 1 दिसंबर 2005 से चालू हुआ। दोस्तों 2015 ईस्वी में PIO और OCI दोनों को मिला करके एक कर दिया गया और PIO योजना से जो लोग जुड़े थे उनको भी OCI में मर्ज कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुके हैं तो भी वह भारत के भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर्स बन सकते हैं और उनको भी कुछ सीमित अधिकार प्राप्त है। तो उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है या ये किसे मिल सकता है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लें। विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर्स बनने की किसे दिया जा सकता है? उसे दिया जा सकता है जो भारत का संविधान जिस समय लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत का नागरिक हो या उसके बाद भारत का नागरिक हो, अथवा भारत के संविधान लागू होने के बाद, आजादी के बाद ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हो जो क्षेत्र भारत में मिल गया हो, या ऐसे लोगों को मिल सकता है जिनके जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिकता प्राप्त करने के योग्यता रखता हो। ऐसे लोगों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर्स माना जा सकता है, उसे मिल सकता है, कार्ड मिल सकता है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों ऐसे लोगों को मिल सकता है जो नाबालिग बच्चे हैं लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक रहे हो। तो इस तरह से इन लोगों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर्स माना जाएगा। जब विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर्स की बात होती है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर इन लोगों को कौन कौन सी अधिकार प्राप्त है, और यह भी जानना चाहिए कि किस आधार पर इसकी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड की मान्यता समाप्त हो सकती है। तो समझिएगा दोस्तों, ऐसे लोगों को वे सभी अधिकार मिल सकते हैं जो भारत के सरकार, भारत के संसद विधि बना करके उसे दे, लेकिन हर हाल में उसे सार्वजनिक रोजगार में, जिसका बात हम अनुच्छेद 16 में किए थे, उसमें अवसर की समानता नहीं मिल सकता है। साथ ही दोस्तों वह भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकते, मतदाता पंजीकृत करने वाले पदाधिकारी नहीं बन सकते, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। तो ये सब कुछ बातें हैं जो अधिकार विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक को नहीं मिल सकता है। और दोस्तों यह भी जानना चाहिए कि विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर्स की कार्ड समाप्त कैसे हो सकता है। उसके भी कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि यदि वह व्यक्ति अपने इच्छा से समाप्त करना चाहे। दूसरा तरीका यह है कि यदि वो भारत के संविधान में विश्वास न रखता हो, संविधान के निष्ठा को ठेस पहुंचाया हो, या वह व्यक्ति युद्ध के समय भारतीय गुप्त सूचनाओं को दुश्मन देशों को बताया हो, या दुश्मन को सहायता किया हो, तो ऐसी स्थिति में उसका भारतीय नागरिकता कार्ड जो है वो समाप्त हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह भी जाना कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, इस सभी में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय मूल के जो आदमी होंगे उन्हीं को विदेशी भारतीय नागरिकता मिलेगा। ये हमेशा याद रखना है। भारतीय मूल के जो लोग दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जाना कि नागरिकता समाप्त करने के क्या क्या तरीके हैं। उसमें हमने अपने इच्छा से नागरिकता को त्याग करने की बात की, बर्खास्तगी के द्वारा नागरिकता को समाप्त करने की बात की, या वंचित करने द्वारा नागरिकता को समाप्त करने की बात की। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एकल नागरिकता का बात किया, और एकल नागरिकता सिर्फ भारत की नागरिकता जो भारत के नागरिक को मिला है उसका बात किया, और भारत के नागरिकों के साथ समान व्यवहार जो किया जाता है उसका बात किया। लेकिन कुछ अपवाद भी है जो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 के तहत हम लोगों ने अपवाद के रूप में पढ़ा। इसके बाद दोस्तों भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं और विदेश की नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, उसके लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको कौन कौन सी अधिकार दिया गया है, उनको कौन कौन से अधिकार नहीं दिया है जो भारत के नागरिक को मिलता है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ा। फिर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड की मान्यता कैसे समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने नागरिकता के सभी पहलुओं को पढ़ लिया है। अब अगले दिन हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। और यदि हमारे साथ आप बने रहना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह प्रयास आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इसी तरह से हमारे ऊपर बने रहे, इस आशा और उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।